वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन आपके पास लास्ट सेक्शन है। इसके अंदर हम देखते हैं कि मॉडल के अंदर जो जो वैल्यूएशन का सेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले हमने ए बी सी डी यहाँ तक हमने देखा है, और इसके अंदर लास्ट हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे, हमने गोल्स डिफाइन किए थे, हमने इनिशिएटिव्स डिफाइन किए थे, और हमने टारगेट्स वगैरह सारे हमने डिफाइन किए थे। मिशन स्टेटमेंट भी हमने डिफाइन की थी इसके अंदर, और हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है ये भी हमने इसके अंदर डिफाइन किया था इसके अंदर। तो डी सेक्शन के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन की थी। ये हमारे पास दोबारा चलते हैं जी इसके अंदर। ये आपके पास स्लाइड है, ये आपके पास कंपोनेंट्स की स्लाइड है, जिसके अंदर मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इनिशिएटिव्स, मेजर्स और टारगेट्स जो है वो हमने डिफाइन किए थे। और इसके बाद हमारे पास डी सेक्शन आ गया था, डाउन टू स्पेसिफिक है, जिसके अंदर हमने एक्शन प्लान देखे थे कि एक्शन प्लान क्या होने चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक अच्छे एक्शन प्लान की, और एक्शन प्लान की जो है वो एग्जीक्यूशन वो कैसी होनी चाहिए, एक एक्शन प्लान को मेजर करने का कौन सा क्राइटेरिया है, और टारगेट्स जो हैं वो हमने कैसे लगाने हैं, और टारगेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। अब हमारे पास जो है वो वैल्यूएशन आ गया, ये मॉडल का आखिरी हिस्सा है। अब हमारे पास कंटिन्यूस फीडबैक होती है वैल्यूएशन के अंदर। सबसे पहले जब ये हम टारगेट सेट कर लेंगे, इनिशिएटिव ले लेंगे, हम अपने एक्शन प्लान सेट कर लेंगे, तो फिर हम जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चीज़ों को एवेल्युएट करते हैं। एवेल्युएशन का जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये शुरू से लेके एंड तक जो है यही प्रोसेस रहता है इसके अंदर। अब हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस फीडबैक आ रही होती है, जितने भी हमारे पास एक्शन प्लान तैयार हैं, जितने हमने एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट किया है और हमने टारगेट्स के साथ हमने उसको चेक किया है, और हमने हमारे पास फीडबैक आ रहा होता है साथ साथ। अब एक्शन जो वैल्यूएशन है ये इसके लिए बैलेंस स्कोर बोर्ड होता है, जिसके थ्रू जो है वो आप चीज़ों को कंटिन्यूसली जो है वो एवेल्युएट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कैस्केड एंड लाइन फ्रॉम टॉप टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम, यूज द बैलेंस स्कोर बोर्ड फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज एंड रिपोर्ट एक्शनेबल कंपोनेंट्स हैं। अब मैं आपको जो है कुछ दिखाता हूँ कि आपके पास बैलेंस स्कोर बोर्ड कैसे होते हैं, ताकि जो है वो आपको इस चीज़ का क्लियरली अंदाज़ा हो सके। जी, ये आपके पास एक बैलेंस्ड स्कोर बोर्ड है, ये आपके पास नजर आ रहा है, आपके पास बैलेंस स्कोर बोर्ड। इस बैलेंस स्कोर बोर्ड के अंदर जो तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी बैलेंस स्कोर बोर्ड्स हैं उनके अंदर ये 4 कंपोनेंट्स ही होते हैं, और वो आपके पास है कस्टमर रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल है, और इंटरनल प्रोसेसेस है, और ग्रोथ वगैरह है। हर जो है आपके पास ये जो 4 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, इन चारों कंपोनेंट्स के साथ आगे फिर सब कंपोनेंट्स हैं। कस्टमर रिलेशनशिप है, तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो है सेटिस्फेक्शन रेट क्या है, कस्टमर का रिटेंशन क्या है, कस्टमर की जो है उसको डिलीवरी और उसकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी की परफॉर्मेंस क्या है, इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं आपके पास, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास इसके अंदर स्कोर बोर्ड के अंदर आ जाती हैं। एक और स्कोर बोर्ड दिखाता हूँ। इस स्कोर बोर्ड को आप देखेंगे तो इस स्कोर बोर्ड के अंदर भी आपके पास बेसिकली ये 4 चीज़ें होती हैं। आपके पास फाइनेंशियल का कंपोनेंट होता है, आपके पास कस्टमर का कंपोनेंट आपके पास आ रहा है, आपके पास इंटरनल प्रोसेसेस का होता है आपके पास, और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी का आपके पास कंपोनेंट होता है। आप नेट पे ऊपर आप सर्च करेंगे तो स्कोर बोर्ड,
तो आपको इसी तरह के जो हैं वो आपके पास स्कोर बोर्ड आपको नजर आएंगे। हर स्कोर बोर्ड के अंदर हम जो है वो अपने आपके हम क्या करते हैं कि स्ट्रेटेजिक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। हर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव का हर पार्ट का लिंक जो है वो दूसरे कंपोनेंट्स के साथ होता है। ये आपके पास अगर फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं कि इंक्रीज रेवेन्यू होता है आपके पास, कि आपके पास ये केपीआई लगे हुए, फिर साथ हम इसके साथ केपीआई लगाते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, नेट प्रॉफिट क्या है, और नेट प्रॉफिट जो है वो आपका ये एक टारगेट लगाया हुआ है, ये टेंटेटिव है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक स्कोर बोर्ड का है। तो आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। टारगेट्स है जी कि आपके पास 5% जो है वो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो सालाना इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑपरेशनल कॉस्ट है आपके पास, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो हर साल जो है वो 3% जो है वो आपके पास कम होनी चाहिए। रेवेन्यू टारगेट्स है आपके पास 12% जो है वो हर साल जो है वो आपके पास इंक्रीज करने चाहिए। तो अगर आप फाइनेंशियल स्कोर बोर्ड में देखेंगे तो आपने ये आपके पास स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है? इंक्रीज रेवेन्यू है, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी है, और आपके पास डिक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ये आपके पास केपीआई आगे आपके पास नजर आ रहे हैं यहाँ पर। केपीआई, ये इसके केपीआई आपके पास 3 केपीआई दिए हुए हैं, और आपके पास इन केपीआई के रिलेटेड जो हैं यहाँ पर टारगेट्स दिए हुए हैं। सिमिलरली कस्टमर के अगर हम प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं फिर 3 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास आ रहा है इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ ऑफरिंग, जो है कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से बात हो रही है। इम्प्रूव मार्केट परसेप्शन है, आपकी जो प्रोडक्ट्स के बारे में, कस्टमर के बारे में, या कस्टमर्स की जो परसेप्शन है आपकी मार्केट के बारे में, उसकी परसेप्शन जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए। और इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये भी चीजें जो है वो हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके पास केपीआई लगे हुए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, कि मार्केट शेयर का जो इंडेक्स है, मार्केट जितनी परसेंट है वो इंक्रीज होनी चाहिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास फोकस ग्रुप यूजर्स है। तो 3% जो है वो कह रहा है कि आपका मार्केट शेयर जो है वो आपका हर साल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। और आपका जो 85% दिस ईयर है, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आपका इंक्रीज करना चाहिए। 90% ईच फोकस सेशन जो है ग्रेटर देन 90% होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपकी जो है मार्केट की जो परसेप्शन है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, वो आपकी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये आपके पास टारगेट्स दिए हुए। इसी तरह इंटरनल प्रोसेसेस दिए हुए यहाँ पर आपके पास। ये आपके पास फिर 4 इंटरनल प्रोसेसेस आ रहे हैं। इन 4 इंटरनल प्रोसेसेस में इम्प्रूव ऑफरिंग सेक्शन है, यहाँ पर बात हो रही है। और फिर इम्प्रूव इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इम्प्रूव स्टॉक रिलायबिलिटी है आपके पास, इम्प्रूव कॉस्ट है। तो ये जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो इन इंटरनल प्रोसेसेस के जो रिलेटेड केपीआईज हैं ये भी इसके साथ दिए हुए हैं, और जो इसके रिलेटेड टारगेट्स हैं वो भी इसी के साथ अगेंस्ट मेंशन्ड है, कि आपकी जो है वो सेटिस्फेक्शन है, इम्प्रूव स्टॉक की रिलायबिलिटी है, ये भी आपके पास इंक्रीज होनी चाहिए। आपकी इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल जो है ये भी इंक्रीज करना चाहिए। कितना इंक्रीज करना चाहिए, ये चीजें वैल्यूज जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने % जो है वो चीज़ों को इंक्रीज करना चाहती है। उसके बाद जो है आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है। अगला जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है, कि जो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं इनको किस तरह जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो इम्प्रूव, ये इसके अंदर जो पहला एक ऑब्जेक्टिव सेट है, इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स, जो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, एचआर है, इनका नॉलेज और स्किल जो है वो इनकी इम्प्रूव की जा सके। और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं इनकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके। और सप्लाई चेन जो है, जो आपका माल आ रहा है जा रहा है,
वो आपकी जो है वो सप्लाई चेन जो है वो आपकी डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह ये आपके पास इसी के अगेंस्ट जो है वो आपके पास मुख्तलिफ केपीआईज यहाँ पर मेंशन्ड है, और केपीआईज के आगे जो है वो टारगेट्स भी सेट है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी बात की थी कि आप टारगेट सेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके केपीआई सेट करते हैं और उसके टारगेट्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद आप टारगेट्स को भी आप सेट करते हैं। और जब इन टारगेट्स को फिर हम यार्डस्टिक के तौर के ऊपर लेते हैं कि इन टारगेट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन जो है फिर कितना उसको मीट कर रही है, यही आपके पास उस एक वैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर आता है। तो ये आपके पास स्कोर बोर्ड है जिसको आप मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर आपकी हर चीजें सारी की सारी आपके पास आ रही होती हैं। अब हम जाते हैं जी दोबारा उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर, और मैं एक और स्कोर बोर्ड जो है वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो भी इसी तरह का ही है, स्कोर बोर्ड है बना हुआ है इसी तरह का। तो ये आपके पास एक स्कोर बोर्ड आ रहा है, लेट मी क्लियर इट। तो इसके अंदर इस स्कोर बोर्ड के अंदर भी यही चार चीजें हैं। आपके पास कस्टमर्स हैं, आपके पास इंटरनल प्रोसेसेस हैं, आपके पास ये बाकी सारे प्रोसेसेस जो हैं, और ये सेंटर के अंदर है, इसके पास विजन एंड आपके पास स्ट्रेटजी आ जाती है। तो मुख्तलिफ स्कोर बोर्ड हैं आपके पास, आप मुख्तलिफ स्कोर बोर्ड्स को उन्हीं के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये स्कोर बोर्ड कोई प्री डिफाइंड नहीं है, कुछ चीजें ऑलरेडी स्कोर बोर्ड्स के अंदर बताई हुई हैं। बाकी जो है हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्कोर बोर्ड बना सकती है। अब हम दोबारा बात करते हैं इसकी कंटिन्यूस फीडबैक की। इसके अंदर हम बात कर रहे थे स्कोर बोर्ड की। तो ये मैंने आपको स्कोर बोर्ड दिखाया है कि स्कोर बोर्ड ये होता है और इसके अंदर ये वाली चीजें होती हैं। यूज द स्कोर बोर्ड फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज एंड रिपोर्ट एक्शनेबल कंपोनेंट्स जो है। तो जितने भी स्कोर बोर्ड आप बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क्स है, कुछ ऑलरेडी बने बनाए भी आपको स्कोर बोर्ड मिलते हैं, आप उन स्कोर बोर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आपको स्कोर बोर्ड थर्ड पार्टी आपको बना के भी देती हैं, आप बनवा भी सकते हैं, अपनी मंशा के मुताबिक भी बनवा सकते हैं। तो स्कोर बोर्ड के अंदर जितने भी एक्शनेबल कंपोनेंट्स होते हैं आप उनको डिस्कस करते हैं इसके अंदर। यूज द स्कोर बोर्ड फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर स्ट्रेटजी। जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसकी एग्जीक्यूशन भी स्कोर बोर्ड के अंदर आ जाएगी। Scoreboard focuses you to look at different perspectives and take into account cause effect relationship, lead and lag indicators. cause and effect relationships होता है, इसके ऊपर काफी बार मॉडल्स वगैरह भी आपके पास अवेलेबल हैं कि चीजों की वजूहात क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, लीड एंड लैग इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि आप इस स्कोर बोर्ड के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो स्कोर बोर्ड जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है। अगली स्लाइड पे इसकी देखते हैं जी, चलते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो आपके पास उसके अंदर जो मेन चीज है वो आपके पास एक रेगुलर रिव्यू साइकिल होता है कि आपने जो भी चीजें बनाई हैं उन चीजों को सबसे पहले जो है वो आप रेगुलरली, आप एट रेगुलर इंटरवल या आप रैंडम भी कोई इंटरवल सेट कर सकते हैं। आप चीजों को दोबारा आप रिव्यू करते हैं, अपनी पॉलिसीज को, अपने रूल्स को, या आपने जो टारगेट सेट किए हैं इनको, आप जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं इन इन ऑब्जेक्टिव्स को भी बेस ऑन द वैल्यूएशन जो आपके पास हुई है उसकी बेस के ऊपर आप बैलेंस स्कोर बोर्ड के को देखते हुए आप अपनी जो है वो रेगुलरली चीजों को आप रिव्यू करते हैं। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मंथली भी करती हैं, क्वार्टरली भी करती हैं, वो हमारे पास ईयरली भी चीजों को रिव्यू करती हैं। अब डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है कि चीजों को रिव्यू कितने इंटरवल के साथ करना है।
और फिर जो है वो जब आप रिव्यू करेंगे तो इसी एवेल्यूएट के अंदर एनालाइज एंड कंपेयर ट्रेंड्स यूजिंग ग्राफ्स फॉर रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है। तो चीज़ों को आप एनालिसिस करने के लिए और कंपेयर करने के लिए आपस के अंदर आप ग्राफ का सहारा लें, और जब आप ग्राफ का सहारा लेंगे तो ग्राफ जो है वो उसको देखते हुए फौरी तौर के ऊपर आपके जहन के अंदर सारी पिक्चर आपके पास क्लियर हो जाती है। आगे कहता है कि वो आप चीज़ों को चेंजिंग करने से अफ्रेड ना हो, घबराएं ना। अगर आपके पास जो साइकिल है उसके अंदर जो भी आपके पास आउटपुट आ रही है उसके हिसाब से आप मैट्रिसेस जो आपने बनाए हैं चीज़ों को वैल्यूएट करने के, जो जिस हिसाब से आप चीज़ों को वैल्यूएट कर रहे हैं तो वो आप उस हिसाब से आप चेंजिंग अपने सिस्टम के अंदर लेके आए। वर्क बैक अपस्ट्रीम टू रिवाइज योर प्लान्स है, एक्चुअल जो भी प्लान आपने किया हुआ है उसको आप बैठ के दोबारा आप उसको रिवाइज करें अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ये भी सारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है। प्लानिंग इज वेरी डायनामिक। प्लानिंग होती है जब आप शुरू में प्लानिंग करते हैं तो चीजें जो हैं प्लानिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि उसमें डायनामिक चीजें हों, जो कि वक्त के साथ साथ अगर उसके अंदर तब्दीली लेके आने की जरूरत पड़ती है तो वो चीजें लेके आनी चाहिए। कोई भी प्लान जो है वो रिजिड प्लान नहीं बनाना चाहिए कि एक बार प्लान बन गया तो आप उससे जो है वो डेविएट नहीं कर सकते। मार्केट ट्रेंड्स देखते हुए और दूसरी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपको जो है वो अपने एक्शन प्लान को अंदर चेंजिंग लेके आनी चाहिए, और एक्शन प्लान जो है वो आपका इतना फिजिबल होना चाहिए। और इसके बाद जो है रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड गुड परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हैं। अगर आपके पास गुड अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आप उसकी बेस के ऊपर आप रिवार्ड भी दें और उनको रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें उस चीज़ों को। ब्रेनस्टॉर्म एंड चेंज टेक करेक्टिव एक्शंस ऑन पुअर परफॉर्मेंस रिजल्ट जो है, जो आपके पास जो रिजल्ट्स जिन एरिया के अंदर आपके पास वैल्यूएशन में देखें कि जिन एरियाज के अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास पुअर आ रहे हैं, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उन चीज़ों के ऊपर सोचें और उन चीज़ों को चेंज करें ताकि जो है जहाँ पर बैड परफॉर्मेंस आ रही है वहाँ पर कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लिया जा सके ताकि वो बैड परफॉर्मेंस या पुअर परफॉर्मेंस है वो आपके पास खत्म हो सके इसके अंदर। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की जानब। इस स्लाइड के अंदर बात की है बजटिंग की बात की है। बजटिंग जो है वो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्शन प्लान के अंदर। जितना भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्शन प्लान बनाते हैं सबसे पहले उस एक्शन प्लान की डिपेंडेंसी होती है अवेलेबिलिटी ऑफ द बजट एंड द रिसोर्सेज। अगर आपके पास कोई भी एक्शन प्लान है वो अगर उसके पास अच्छा बजट अवेलेबल नहीं है तो वो एक्शन प्लान आपका प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो आपके पास जो चीजें एक अच्छे एक्शन प्लान के प्रोस्पेक्ट से होती हैं वो स्ट्रेटेजिक प्लान कैन नॉट बी सक्सीड विदाउट पीपल है, टाइम है, मनी है एंड अदर जो है वो रिसोर्सेज है। तो आपके पास जो बजटिंग है वो आप अपने एक्शन प्लान को अपनी बजटिंग के साथ आप लिंक करें। एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि आपके जो है जो बजट है उसके साथ कोऑर्डिनेट करे, उसके साथ टैली करे। आपके पास बजट ही ना हो इतना और जितना आप एक्शन प्लान बना लें और उस एक्शन प्लान के अंदर इतना बजट रिक्वायर्ड हो जो कि पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बजट से आपका एक्सीड कर जाए। तो ऐसे एक्शन प्लान को बनाते वक्त जो बजट है इसको सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। अलाइनिंग रिसोर्सेज वैलिडेट्स दैट इनिशिएटिव्स एंड एक्शन प्लान कंप्राइजिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो अपनी चीजों को जो है वो इन चीजों के साथ आप अलाइन करें। आगे देखते हैं। ये इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड है। इसके अंदर एवरी एक्शन प्लान शुड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। जहां पर हमने बात की थी पिछली स्लाइड के अंदर कि पीपल है, टाइम है, मनी है और आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं आपके पास। जब तक जो है वो आपके पास ये चीजें सारी नहीं रहेंगी, आपके पास ये चीजें चारों चीजें आपके पास इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं होंगी, उस वक्त तक जो है वो आपके पास
सही तरह काम नहीं चल सकता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।